हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। आज की वीडियो हमारी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीटी के जीआरडीटी रूल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को जीआरडीटी क्या होता है ये पता नहीं होगा। तो जीआरडीटी यानी कि जनरल रूल्स फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन, ये होता है जीआरडीटी का फुल फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआरडीटी में कौन कौन से नियम आते हैं, उन सारे नियम को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हो सकता है जीआरडीटी के कुछ नियम आपको पता होंगे, फिर भी आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच जरूर करें। आई होप आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब स्टूडेंट को बैक लगता है, कब स्टूडेंट अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कब स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम देने के लिए आपको कौन कौन सा नियम का जरूरी है, एग्जाम हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन सारे बातों को हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो अगर आप एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीआरडीटी 2016, यानी ये जो नियम बनाए गए थे 2016 में बनाए गए थे और ये अभी तक चल रहे हैं। आपका सिलेबस जरूर चेंज हुआ है, लेकिन इन नियमों में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जी से हो गया जनरल, आर से हो गया रूल्स, और डी से हो गया डिप्लोमा, ई से हो गया इंजीनियरिंग, टी से हो गया टेक्नोलॉजी, ई से हो गया एग्जामिनेशन, यानी जनरल रूल्स फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एसबीटी का इंट्रोडक्शन दिया है, इस पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है एसबीटी एक ऐसा बोर्ड है जो कि हमें टेक्निकल एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि एसबीटी हमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। अब टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, यानी हम कैसे इसमें पढ़ाई करते हैं, हमारा एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, ये भी हमारे लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आपको ये पढ़ना है। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है एसबीटी जीआरडीटी रूल क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सब आपको पता है, टीचिंग कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो इसमें हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। रजिस्ट्रेशन इन डिप्लोमा कोर्स, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे चलते हैं। मैंडेटरी एलिजिबिलिटी फॉर ऑल इन सेमेस्टर फर्स्ट टू सिक्स्थ एग्जामिनेशन, यानी यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एसबीटी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सभी को पता है। ठीक है, और 75% अटेंडेंस होना चाहिए, वैसे ये नियम कोई मानता नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है ये 7.0 जो है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर डिफरेंट सेमेस्टर, यानी अलग अलग सेमेस्टर में आप कैसे एलिजिबल होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग यहाँ से ध्यान से, हमारा जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर का एलिजिबिलिटी बात करेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप कैसे आ सकते हैं। Registration for all eligible candidates shall be mandatory semester first appearing in class test city the institution concerned, यानी इसको पूरा हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एलिजिबल होने के लिए आपको सबसे पहला तो अपना सिटी और टर्म वर्क जो होते हैं उसे पास करना होगा, यानी क्लास टेस्ट जो होते हैं उसको आपको पास करना होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम एग्जामिनेशन का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपकी एलिजिबल होने का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का कोई ज्यादा झंझट नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एलिजिबल होने के लिए आपका क्लास टेस्ट जो होता है वो सारा चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दो चीज है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एलिजिबल करवाता है। मेन दिक्कत स्टार्ट होती है थर्ड सेमेस्टर से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देख लिया, अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, A student who has appeared completely partially in the specified theory practical in semester, तो इतना ज्यादा हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं।
कि जो स्टूडेंट सेकेंड सेम में एलिजिबल होने के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सारा थ्योरी पेपर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास होने की बात आगे करेंगे, तो थ्योरी पेपर आपको देना होगा। और यहाँ पे जो नोट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर फॉर्म भी भरते हैं तो आपके फॉर्म पे ये चीज लिखा होता है। ठीक है, तो हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। ये हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि इसे मैंने बता दिया, लेकिन एक बार मैं इसे पढ़ के आपको सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसका हिंदी देखेंगे। ए स्टूडेंट हैव फेल्ड इन मोर देन 3 यानी थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या पेपर्स ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड taken together or remained absent in more than 3 theory practical subject paper of semester first and second taken together shall be declared fail। यानी अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 से ज्यादा पेपर, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें फेल होते हैं, अगर आपको उसमें पास नहीं किया जाता है, आपको पता है पास होने के लिए 28 मार्क चाहिए, अगर आपको 28 मार्क नहीं आता है तो आप सेकेंड सेमेस्टर में एलिजिबल नहीं होते हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला के भी अगर आप 3 से ज्यादा पेपर में कैरी है आपको, तो आप अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, यानी आपको फेल घोषित कर दिया जाता है, यानी आपको फिर से उसी सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा फिर से। ठीक है, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा अगर आपको फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में 3 पेपर में कैरी है। तो अभी के जो स्टूडेंट है 2020 के स्टूडेंट और 2019 के स्टूडेंट, उन्हें ये नियम के बारे में शायद नहीं पता होगा, क्योंकि आपको भी पता है 2019 के स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया था, तो 3 पेपर में कैरी लगने का सवाल ही नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट को 3 पेपर में कैरी लगता है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में। और 2020 के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्रमोट कर दिया गया है, तो सेकंड सेमेस्टर में उनको 3 पेपर में कैरी नहीं लगेगा। तो अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो उनको 3 पेपर में कैरी कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बैकलॉग का आप यहाँ पे समझ गए कैसे फेल होता है। तो अगर आपको फर्स्ट सेम में 3 से ज्यादा पेपर में कैरी है, या फिर फर्स्ट सेकेंड सेम मिला के आपको 3 से ज्यादा पेपर में कैरी है, तो आप फेल घोषित हो जाते हैं, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये हमने देखा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का। अब हम देखेंगे थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर का भी रूल वही है, जैसा कि आपने देखा, अगर आपको फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम आपका पास है, सारा सब्जेक्ट आपका पास है, 3 से अगर कम में आपको कैरी है, तो आप थर्ड में एलिजिबल हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 3 से ज्यादा सब्जेक्ट है तो आप अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड और बोथ देन टुगेदर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आपको 3 से ज्यादा में कैरी है, तो आप अगले सेमेस्टर में यानी थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कौन सा रूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.0, जो कि हम ऊपर देखे थे। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम और थर्ड सेम एलिजिबल का देख लिया। एक चीज और, अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन 2 थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अगर आपको थर्ड सेम में 2 से ज्यादा थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैरी है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। थर्ड सेम में आपको फिर से एग्जाम देना होगा थर्ड सेम का। अगर आपको 2 से ज्यादा पेपर में कैरी है तब, अगर आपको 2 पेपर में थर्ड सेम में कैरी है तो आप अगला सेम के लिए एलिजिबल होंगे, आप फोर्थ सेम का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 से ज्यादा पेपर में आपको कैरी है तो फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, आपको थर्ड सेम का एग्जाम फिर से देना होगा। तो ये था थर्ड सेम का एलिजिबल होने का आपके नियम। अब है फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला नियम तो है कि थर्ड सेमेस्टर आपको पास होना चाहिए। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में अगर पास नहीं है आप तो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं आ सकते हैं, तो पहला नियम, ये तो जनरल सभी को पता है। ठीक है, दूसरा नियम वही है जो थर्ड सेम में था, अगर आपको 2 से ज्यादा थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर में कैरी है तो आप फोर्थ सेम में एलिजिबल नहीं होंगे, ये तो हमने ऊपर भी देख लिया था। ठीक है, और नीचे का नियम है वही, अगर आपको फर्स्ट या फिर सेकेंड सेम में 3 पेपर से ज्यादा कैरी है तो आप फोर्थ सेम में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड में 3 से ज्यादा कैरी है तो आप थर्ड का तो फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं, तो फोर्थ का आप कैसे भरिएगा। तो फोर्थ के लिए भी वही नियम है, आप फोर्थ में एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे डी नंबर में यानी 6 पॉइंट ऊपर वाला जो नियम है उसके बारे में बोल रहा है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसमें और आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 75 पे जोर नहीं दिया जाता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगला नियम नोट जो है वही है, अगर आप सारे सेमेस्टर पास है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर आपको फोर्थ में 2 से ज्यादा थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल पेपर में कैरी होता है तो आप फेल घोषित कर दिए जाते हैं। इसलिए ब्रांच पेपर में आप पूरा कोशिश कीजिए कि आपको कैरी ना लगे,
क्योंकि अगर ब्रांच पेपर में कैरी हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में कैरी होती है तो उसको आपको टाइम दिया जाता है, आप फिफ्थ सेम तक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रांच पेपर में कैरी लगता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 से ज़्यादा थ्योरी पेपर में यानी आपके ब्रांच पेपर में यानी कि थर्ड फोर्थ, अगर इसमें आपको 2 से ज़्यादा थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर में कैरी होता है तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता है, यानी आपको फोर्थ का एग्जाम फिर से देना होगा। तो ये तो था फोर्थ सेमेस्टर एलिजिबल होने का। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला नियम तो आप सभी को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर पास होना चाहिए। फोर्थ सेमेस्टर में जब तक आप पास नहीं होइएगा तब तक आप फिफ्थ में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ऊपर वाला ही है कि आपको 2 से ज्यादा पेपर में कैरी नहीं होना चाहिए थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। तो ये तो नियम हमने ऊपर भी देख लिया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नियम है जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो अभी स्टूडेंट गए हैं यानी जो प्रमोट हो गए हैं फोर्थ सेमेस्टर में, जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में, उनको ये नियम जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी पेपर कैरी है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका एक पेपर भी कैरी है फर्स्ट में या फिर सेकेंड में तो आप फिफ्थ सेम का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट में या फिर सेकंड में कैरी है वो फिफ्थ सेम आते आते अपना कैरी जरूर हटा ले, नहीं तो उन्हें स्टूडेंट को फिफ्थ सेम का फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है। ये बहुत ही बैड न्यूज है। तो इसलिए जो स्टूडेंट को कैरी है फिफ्थ से पहले वो हटा ले अपना। तो नीचे वाला नियम वही है 6.0 वाला, यानी कि आपको एसबीटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। नीचे वाला नोट तो आप सभी को पता है कि आपको फिफ्थ सेम में या किसी भी ब्रांच पेपर में आपको 2 से ज्यादा थ्योरी या प्रैक्टिकल में कैरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फेल घोषित हो जाते हैं। आपको उस सेमेस्टर का फिर से एग्जाम देना होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेमेस्टर यानी कि सिक्स सेमेस्टर की। तो पहला नियम तो वही है, आपको लास्ट सेमेस्टर यानी कि इंड सेमेस्टर पास होना चाहिए, यानी आपको फिफ्थ सेमेस्टर पहले पास होना चाहिए तो आप सिक्स सेमेस्टर में आ सकते हैं। तो पहला नियम तो आप सभी को पता है, ठीक है। दूसरा नियम भी आप सभी को पता है कि आपको 2 से ज्यादा थ्योरी पेपर में कैरी नहीं होना चाहिए थर्ड या फोर्थ में, ठीक है। तीसरा नियम यानी कि ऊपर वाला ही है कि जो आपको 6.0 का पालन करना चाहिए, आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, एसबीटी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सब तो ऊपर वाला ही है। और यहाँ पे आपको ये नोट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए स्टूडेंट हैविंग फेल्ड इन वन थ्योरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर, या फिर अगर वो अब्सेंट होते हैं तो उन्हें सिक्स सेमेस्टर में फेल घोषित कर दिया जाता है। यानी अगर आपको एक पेपर में भी फेल आप होते हैं तो आपको सिक्स सेमेस्टर में फेल घोषित कर दिया जाता है, यानी आपको सिक्स सेमेस्टर की सारे पेपर का फिर से एग्जाम देना होता है। तो ये बहुत ही बुरी रूल है, यानी बहुत ही बैड रूल है सिक्स सेम के स्टूडेंट के लिए। तो जनरली सिक्स सेम के स्टूडेंट को जल्दी कैरी नहीं लगता है अगर वो थोड़ा सा भी अच्छे से लिखते हैं अपना कॉपी। अब जो स्टूडेंट कॉपी लिखेंगे नहीं तो उनका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर जो स्टूडेंट अच्छे से कॉपी अपना लिखते हैं, थोड़ा बहुत भी लिखते हैं, तो उन्हें सिक्स सेमेस्टर में जल्दी कैरी नहीं लगता है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को भी पता होता है कि बंदा सिक्स सेम में है, अगर इन्हें कैरी लग गया तो एक साल ये बैक हो जाएंगे। तो ये थे 1 to 6 सेमेस्टर में एलिजिबल होने के नियम। इसमें और भी नियम है, यानी जीआरडीटी का 34 पेज है, तो हम 34 पेज नहीं देखेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो एलिजिबल होने वाली बात तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी, आपको ये सारा चीज जानना जरूरी था। तो अब यहाँ पे है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको सीटी में पास होना चाहिए, यानी टर्म वर्क और क्लास टेस्ट जो होता है ये सब में आपके पास होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल पेपर जो इंस्टीट्यूट यानी एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो सब आपको देना चाहिए। तो इसी बेस पे आपका रिजल्ट बनता है, इसी बेस पे आपको मार्क दिया जाता है। तो ये सब पे हम चर्चा नहीं करेंगे, इसमें आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं पास क्राइटेरिया। तो ये भी आपको पता ही होगा कि 40% आपको थ्योरी पेपर में आना चाहिए, यानी कि 70 में से आपको 28 मार्क आना चाहिए, तभी आप पास घोषित होते हैं। अगर आपको 70 मार्क में 28 मार्क नहीं आया तो आप पास नहीं होइएगा उस पेपर में, ठीक है। और 40% मार्क आपको प्रैक्टिकल में आना चाहिए। तो जनरली प्रैक्टिकल टर्म वर्क में सभी को 40% मार्क कॉलेज द्वारा दे दिया जाता है, ठीक है। तो 40% प्रैक्टिकल में और टर्म वर्क सेशनल ये सब मिला के आपको 40% मार्क आना चाहिए। तो ये सभी बात आपको पता है कि 70 में 28 मार्क आना चाहिए और आपके टर्म वर्क और प्रैक्टिकल जो होते हैं उसमें आपको पास होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया।
नेक्स्ट है प्रमोशन टू हायर सेमेस्टर अवार्ड ऑफ क्लास। तो इसमें हम नहीं बात करने वाले हैं क्योंकि आपको ये सब पता ही होगा कि मतलब सभी सेमेस्टर में अगर आप मतलब सभी थ्योरी पेपर में अगर आप पास हैं तो आपको अगला सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये सब आप सभी को पता है, तो ये सब हम नहीं देखेंगे। और ये आपके लिए जानना जरूरी है ग्रेस स्कीम। जैसा आप इंटर मैट्रिक में सुने होंगे कि स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया जाता है, तो आपके पॉलिटेक्निक में भी आपको ग्रेस मार्क दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपको 5 मार्क तक ग्रेस मार्क मिल जाता है। लेकिन शर्त ये है आपको पिछले सारे सेमेस्टर में आपको पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट सेकंड सेम क्लियर है, आपको अगर थर्ड सेम में किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको 5 मार्क के लिए अगर आपको कैरी लग रहा है तो आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट से 5 मार्क काट के आपको दे दिया जाता है, आपको पास कर दिया जाता है। बशर्ते आपको 28 मार्क से ज्यादा होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में, तभी आपको ऐसा किया जाता है, तभी आपको ग्रेस मार्क मिलता है। तो इतना ज्यादा पढ़ने से अच्छा हमने आपको बता दिया कि आपको 5 मार्क तक एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क मिल जाता है। बशर्ते आप क्या है कि फर्स्ट सेम आपका सेकंड सेम या आपका जो भी एंड सेमेस्टर है वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, और आपको जिस भी सेमेस्टर में ग्रेस मार्क चाहिए आपको बाकी सब्जेक्ट में 28 से ज्यादा मार्क होना चाहिए। तो ये आपको उसमें से काट के आप जिस भी आपको सब्जेक्ट में कैरी लगने वाला होता है वहाँ पे 5 मार्क एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो ये आपने देख लिया ग्रेस मार्क का स्कीम क्या है, ग्रेस मार्क कैसे दिया जाता है। अब एक कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये भी आपको पता है, जिस स्टूडेंट को कैरी लगता है उसे फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, तो इस पर भी हम बात नहीं करने वाले हैं। अब बात है यहाँ पे एनएफटी। तो एनएफटी पे हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, एनएफटी यानी नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस पे हमने एक स्पेशली वीडियो बना दिया है, अगर आप वो नहीं देखें तो देख सकते हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड सेम में उनको कैरी है तो 6 बार उनको चांस मिलता है एग्जाम देने का। अगर वो 6 बार में भी अपना कैरी नहीं निकालते हैं तो उन स्टूडेंट को एनएफटी लग जाता है, यानी वो नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी वो फिर से एग्जाम नहीं दे सकते हैं अपना। ठीक है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एनएफटी के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब लॉस ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आपका ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी आपके सेमेस्टर का या फिर आपका जो ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है अगर वो खो जाता है तो आप फिर से वहाँ पे ओरिजिनल की जगह पे डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं एसपीडी से। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला नियम, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है उतना, इसलिए जो हमारे लिए जरूरी है उससे हम देखते हैं, क्योंकि 34 पेज का अगर हम पढ़ने चालू कर दिए तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो वीडियो हो जाएगा। तो हमारे लिए जो जरूरी है हम सिर्फ उसे ही जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को हम नहीं देखेंगे क्योंकि सिलेबस आप सभी के पास है 2016-17 वाला, और 2020 के जो स्टूडेंट है उनका सिलेबस तो चेंज ही हो गया है, आप सभी को पता है। तो हम सिलेबस पे नहीं जाने वाले हैं, सिलेबस ऑलरेडी आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये आपको एग्जाम पैटर्न पता है कि एग्जाम में आपको मार्क किस तरह दिया जाता है। ठीक है, 20 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 पूछा जाता है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 4 मार्क का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 मार्क का होता है, यानी टोटल 70 मार्क का आपका एग्जाम होता है। तो ये सब आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे क्या है। ये सब एग्जामिनर के लिए यानी जो एग्जाम लेते हैं उनके लिए है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। एग्जामिनर यानी कि जो स्टूडेंट का एग्जाम लेते हैं उन्हें कौन कौन सा नियम पालन करना पड़ता है, यानी आप एग्जाम सेंटर पे उन्हें क्या क्या करवाना पड़ता है, कैमरा लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी, ये सब चीज वहाँ पे दिया हुआ है। तो वो सब हमारे लिए नहीं है, तो हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। तो हमारे लिए जो जरूरी है हम सिर्फ उसी पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक चीज और था जो हम सभी के लिए यानी स्टूडेंट के लिए जरूरी है वो हम देख लेते हैं। ये सब भी देखिए एग्जामिनर के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सेंटर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर द सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ के जो एग्जाम सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके लिए नियम है। तो इन पे हम बात नहीं करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हम सिर्फ स्टूडेंट का जो नियम है, स्टूडेंट के लिए जो नियम है उन पे बात करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केल्स ऑफ पनिशमेंट फॉर द यूज ऑफ अनफेयर मींस टू द रिकमेंडेड बाय डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी, यानी अगर आप वहाँ पे कुछ भी गलत करते हैं आपके एग्जाम हॉल में तो आपके साथ क्या क्या आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो हम पहले यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सारी गलतियों का एक ही पनिशमेंट है, आपके सारे पेपर यानी जो भी प्रैक्टिकल है, जो भी आपके सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है उन सभी को कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, सभी का पनिशमेंट एक ही है, यानी सारे पेपर को आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप जो एग्जाम दिए हैं उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी क्या गलती करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है।
अगर आप मोबाइल फोन लेके जाते हैं, अगर वो पकड़ा गया तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। दूसरा है, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला यानी आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपके पास अगर मिला तो आपके साथ ऐसा किया जा सकता है, आपके सारे एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है। या फिर अगर आप एग्जामिनर को पैसा देते हैं, ठीक है, या फिर आंसर शीट में आप अपना पैसा वहाँ पे अटैच करते हैं तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ऐसे कहीं पे लिख देते हैं, जैसा कि आपको पता है आपकी कॉपी में जो 2020 के स्टूडेंट है वो तो एग्जाम नहीं दिए हैं, जो उनसे पहले के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन लिखने का एक स्पेशल जगह होता है, वहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखते हैं। अगर कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वो लिखते हैं आंसर शीट में, आंसर बुक में, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपको अगला है, आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आप एग्जाम हॉल में निकलने से पहले ही देना होगा आपको आंसर, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देगा, तो आप वहाँ पे ज़्यादा झंझट वहाँ पे नहीं कर सकते एग्जामिनर से, ठीक है। दूसरा है टॉकिंग, यानी आप अपने अगल बगल के स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। यानी बहुत से ऐसे नियम है। और एक्सचेंजिंग, यानी कि आप अपना क्वेश्चन, कॉपी, कुछ भी, कैलकुलेटर, ये वो कुछ भी आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा किए तो आपके साथ ऐसा कर सकता है जो एग्जामिनर ऐसा है। शोइंग, यानी आप जो लिख रहे हैं वो अपने अगल बगल के स्टूडेंट को नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे छोटे मोटे बहुत से नियम दिए हुए हैं, जिसका पनिशमेंट सिर्फ एक ही है, आपके सारे पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये थे एसबीटी के जीआरडी रूल। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके इस सारा पीडीएफ को देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में।